हेलो टू एवरीवन। ज्योग्राफी के आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि किस तरीके से जेट स्ट्रीम भारतीय मॉनसून को प्रभावित करता है। तो स्वागत है आप सभी का स्वराज आईएएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में और मैं आपका अपना क्रांति सर। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के इस लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में जेट स्ट्रीम के प्रभाव को समझने के लिए भारतीय मॉनसून में सर्वप्रथम यहां पर पहले हम इंडिया की एक मैप बना लेते हैं ताकि आपको डायग्रामेटिकली सारी चीजें इजीली समझ में आ सके कि क्या असर कर रहा है ये पूर्वी या फिर उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम भारत के मॉनसून में। तो ये हमारा एक मैप बन गया। चलिए अब इसी की स्थिति को हम समझते हैं ग्लोब के अकॉर्डिंग, ताकि आपको जो क्लैरिटी है वो बहुत अच्छे से हो सके। ये रहा ग्लोब। इस ग्लोब में हमें विषुवत रेखा बनानी होगी। तो ये रहा 0 डिग्री विषुवत रेखा। इसके ऊपर आपको मिलेगा कर्क रेखा, यहां पर मकर रेखा, फिर आर्कटिक अंटार्कटिक अलग अलग वृत्तों को भी आपको बनाना होगा, जो फिलहाल हमारे अभी इस लेक्चर में उतना प्रभाव नहीं डालेगा आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल को लेकर के। हम हमारी स्थिति उत्तरी गोलार्ध में रखेंगे, जहां पे कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा का अपना एक अहम भूमिका आपको दिखाई देगी। तो ये रहा 0 डिग्री इक्वेटर या भूमध्य रेखा। इसके ऊपर आप जानते हो यहां पे मिलेगा आपको कर्क रेखा और इसके नीचे यहां पर मकर रेखा, इसे समझते हैं मकर रेखा। अब भारत की स्थिति जानना जरूरी है। जैसे कि आपको बताया गया है कि उत्तरी गोलार्ध में भारत है, तो चलिए उत्तरी गोलार्ध में भारत को बना लेते हैं। और दूसरा आपको पता है कि जो कर्क रेखा है वो लगभग भारत के मध्य से होकर के गुजरता है। तो हम उसे कुछ इस तरीके से ऐसा डिफाइन कर सकते हैं। ये गुजरात वाला हो गया, ये इंडिया का कुछ इस तरीके से मैप, ये लीजिए। तो ये हो गया हमारा इंडिया। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। पोजीशन को यहां लाते हैं कर्क रेखा के। तो ये देखिए यहां पर आपके पास ये कर्क रेखा यहां दिखाई देगा। ये इस तरीके से कर्क रेखा आपको बनाया गया है। अब बात उठती है कि जो जेट स्ट्रीम का हमको प्रभाव भारतीय मॉनसून में देखना है, इसका मतलब कि हमको ग्रीष्म काल की ओर बढ़ना होगा। और ग्रीष्म काल में आप सभी जानते हैं कि जो सूर्य की जो स्थिति होती है वो मकर रेखा में लंबवत पड़ रही होती है। तो लंबवत पड़ रही है तो हम सूर्य की स्थिति कुछ इस तरीके से यहाँ पर अगर बना देते हैं तो चीजें आपको ज्यादा क्लियर होगी। ये सूर्य की स्थिति मकर रेखा में लंबवत पड़ रही है, उसकी किरणें, जिसके परिणाम स्वरूप भारत के उत्तरी क्षेत्र में, भारत के उत्तरी क्षेत्र की अगर बात किया जाए तो वहां पर तापीय निम्न वायुदाब की पेटी स्थापित हो जाती है, जिसे आप इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन कहते हो इंग्लिश में। और अगर आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हो तो आप उसे अंतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हो, जो कि विषुवत रेखा से कर्क रेखा को पार करके ऊपर उत्तर भारत के इस विशाल मैदान में कुछ इस तरीके से आपको बनता हुआ दिखाई देता है। ये कुछ इस तरीके से। तो हमने इसका नाम क्या दे दिया? ITCZ, ITCZ। और अगर हम उसे ग्लोब में दिखाएं तो वो कुछ इस तरीके से आपको यहां पर दिखाई देगा, ITCZ बेल्ट। इतना क्लियर हो गया। अब आप जानते हो ये जो अंतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, जो कि सूर्य की आभासी स्थिति की वजह से यहां पर बन रहा है, तो ये जो है अत्यंत गर्म है। अब अगर ये अत्यंत गर्म है तो इसके परिणाम स्वरूप इसके इर्द गिर्द क्या बन जाएगा? लो प्रेशर वाला एरिया या फिर निम्न वायुदाब क्षेत्र। जैसे कि आपको बताया गया तापीय निम्न वायुदाब पेटी है ये, और इसी को ही आप, इस क्षेत्र को ही आप क्या कहते हो? मानसून गर्त। ये भी आपको पहले बताया जा चुका है। अब अगर ये मानसून गर्त बन चुका है, लो प्रेशर वाला एरिया है, तो देखिए होगा क्या? इसी के ही प्रभावाधीन हम ग्रीष्म काल में ही तिब्बत वाले क्षेत्र में चलते हैं। ये रहा आपका तिब्बत, और आप जानते हो कि तिब्बत का जो पठारी क्षेत्र है वो भी अत्यंत गर्म हो जाएगा, और गर्म वाले स्थान से जो सतही पवनें हैं वह भी गर्म हो जाएगी और ऊपर उठने लगेगी। तो चलिए ऊपर उठा देते हैं पवनों को। तो ये पवनें ऊपर उठने लगी, ये देखिए।
अब ये जो पौने हैं जो तिब्बत वाले क्षेत्र में ऊपर उठने लगी, अब होगा क्या, यहीं से ही आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि किस तरीके से जेट स्ट्रीम जो है वो प्रभावित करता है भारतीय मॉनसून को। यहां पर अब देखिएगा कि ये जो स्ट्रीम है या फिर ये जो पौने हैं, ये जब ऊपर उठने लगेगी तो इसका एनर्जी का लॉस होगा, ऊर्जा का ह्रास होगा और कहीं ऊपर जा करके वायुमंडल में क्या होगा, वो फैलने लगेगी। और जब वो फैलने लगेगी, ऊर्जा का उसका ह्रास होगा, तो वो दूसरी जगह जाकर के नीचे डाउनफॉल होगी। क्योंकि आप जानते हो गर्म हवाएं तो ऊपर उठती है, परंतु जब उसके एनर्जी का यहाँ पे लॉस हो जाता है कहीं वायुमंडल में, तो वो ठंडी हो जाएगी और ठंडी होकर के यही हवाएं कहीं जाकर के डिसेंट्स होती, नीचे गिरने लगती है। बस वही प्रक्रिया यहाँ पे हमें अपनाना है। अब ये जो हवाएं जब ऊपर उठे तो अब ये नीचे गिरना शुरू होगा क्योंकि उसका एनर्जी का लॉस हो गया है। अब इसके डायरेक्शन को विशेष तौर पर आप देखिए, क्योंकि इसके डायरेक्शन पर ही इसका नाम आपको क्लियरली डिफाइन हो जाएगा, परिभाषित हो जाएगा। देखिए ये इस तरीके से ऊपर उठा, अब ये इस तरीके से नीचे गिरने लगा है क्योंकि हवाएं गर्म थी, गर्म होकर के ऊपर उठी, एनर्जी का लॉस हो गया, अभी नीचे गिरने लगा कुछ इस तरीके से। ये लीजिए, अब अगर हम इसे इस यहां पर ग्लोब में अगर बनाए तो ये इस तरीके से यहां पर ऊपर उठा जो बताया गया आपके पास, और ये अब ये नीचे गिर रहा है, ये देखिए, और विषुवत रेखा को पार कर दक्षिणी हिंद महासागर की ओर बढ़ चुका, मतलब हिंद महासागर के दक्षिणी क्षेत्र में। तो चलिए हिंद महासागर भी बना देते हैं ताकि आपको क्लियरली विजन हो जाए। ये हिंद महासागर और इसका ये दक्षिणी भाग, ये नीचे गिर गया। यहां इंडिया के मैप में अगर हम इसे क्लियरली डिफाइन करें तो ये कुछ ये हो गया, ये हिंद महासागर उसके दक्षिणी क्षेत्र में जा चुका है। ठीक, अब यहां देखिए, जब हिंद महासागर के दक्षिण क्षेत्र में गया और बात हम ग्रीष्म ऋतु की कर रहे हैं, और ग्रीष्म ऋतु में भारत के उत्तरी क्षेत्र में अगर लो प्रेशर बना हुआ है तो उसके तुलनात्मक अगर आप देखोगे तो सूर्य की किरणें यहाँ पे तिरछी पड़ रही है, कम पड़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर वाला जो क्षेत्र है वो हाई प्रेशर वाले एरिया में है। तो आपको यहाँ पर अब हाई प्रेशर बना लेते हैं। यहाँ देखें, यहाँ पर बना है ये हाई प्रेशर, ये हाई प्रेशर बन गया, और इसके तुलनात्मक यहाँ क्या बना था, लो प्रेशर, जिसकी वजह से हवाएं उठी थी। अब यहाँ देखिए, जब ये हवाएं ऊपर उठ करके एनर्जी का लॉस करके कुछ इस दिशा से नीचे की ओर हिंद महासागर के दक्षिणी में जा रही है, तो उसकी दिशा आप देखिए, दिशा किस तरीके से दिख रही है, पूर्व की ओर से आते हुए, पूर्व की ओर से आते हुए, इसलिए इसे कहा जा रहा है उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम। अब विद्यार्थियों के माइंड में यहां पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सर ये जेट स्ट्रीम क्या है। तो जब हम यहां पर जेट स्ट्रीम की बात करते हैं तो आपको इतना याद रखना है, क्षोभ मंडल में वह पौने जो कि अत्यंत ही तीव्र गति से बह रही है, जिसकी स्पीड की अगर हम बात करें किसी अन्य रेफरेंस बुक में 300 से 400 किलोमीटर प्रति घंटा दिया रहता है, और अगर आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलते हैं तो गर्मी में लगभग 118 किलोमीटर प्रति 110 किलोमीटर प्रति घंटा, और शीत ऋतु में वो 118 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तीव्र गति से चल रही है एक संकरी पट्टी में, इसलिए इसे जेट स्ट्रीम कहा जाता है। तो ये तो परिभाषा थी कि जेट स्ट्रीम आखिरकार क्या है। चलिए फिर से हम बढ़ते हैं हमारे इस वीडियो लेक्चर में। तो जैसे कि आपको बताया गया, तिब्बत का जो क्षेत्र है वो अत्यंत ही गर्म हो चुका है। गर्म होने की वजह से इसके संपर्क में आए हुए जो सतही पवनें हैं वो गर्म हो गई, ऊपर उठी, ऊपर उठ करके वायुमंडल में किसी एक स्थान में जाकर के इसकी ऊर्जा जो है या एनर्जी लॉस हुई, और वो ठंडी होकर के नीचे डिसेंट्स कर रही है, और उसका डायरेक्शन हमने देखा तो कुछ इस तरीके से है जिसे हमने बोला उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम। तो ये तो क्लियर हो गया आपके पास कि इसका नाम हमने उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम क्यों कहा। अब ये देखना है कि जाकर के गिर कहां रही है, कहां डिसेंट्स हो रही है। तो ये उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम जब इस डायरेक्शन को लेकर के हिंद महासागर के दक्षिणी क्षेत्र में जब यहाँ पे जा रही होती है, तो आप ये भी सुनोगे कि मेडागास्कर आइलैंड, ये भी आप नाम सुनोगे। हालांकि मैं उसका नाम अभी अपने इस लेक्चर में ऐसे ही आपको सिर्फ सिंबॉलिकली फॉर्म में बता रहा हूं। आपका पूरा ध्यान यहाँ हिंद महासागर वाले क्षेत्र में देखिए जहां पर हाई प्रेशर बना हुआ, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो जब ये उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम हिंद महासागर के इस दक्षिणी क्षेत्र में डिसेंड कर जाती है, गिर जाती है, तो अब देखिए इसके परिणाम स्वरूप हमारे पास क्या निष्कर्ष निकलता है कि यहाँ पर पहले से ही हाई प्रेशर बना हुआ है, उच्च दाब बना हुआ है, उच्च दाब बना हुआ है। अब यहाँ पर उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम भी आकर के डिसेंट्स कर रही है, गिर रही है, तो जिसकी वजह से ये इस सतह में फैली, और जब फैली तो इसका भी प्रभाव यहाँ देखने मिलता है। मतलब अब यहाँ पर प्रेशर और अधिक बढ़ जाएगा, प्रेशर और अधिक बढ़ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो दाब था, जो उच्च था, उसकी जो वैल्यू है, मान है, वो और अधिक बढ़ गए।
जब यहाँ पे हाई प्रेशर और अधिक इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तब आप बोलोगे कि सर ये जो उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम यहाँ हिंद महासागर के दक्षिणी क्षेत्र में जब आकर के गिरा या मेडागास्कर वाले क्षेत्र में जाकर के गिरा जहां पे पहले से ही हाई प्रेशर बना हुआ था, उस प्रेशर को और अधिक बढ़ा दिया, तो हम यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हैं कि यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हो चुका है। प्रेशर ग्रेडियंट, या फिर आप इसे दाबी प्रावीणता या प्रेशर ग्रेडियंट के नाम से जानिए, वो ज्यादा बेहतर आपके लिए रहेगा कि यहाँ पर प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हो चुका है। अब इसका परिणाम क्या निकलेगा? परिणाम ये निकलेगा कि यहाँ की जो अभी तट पौने हैं, अब आप इसे समझिएगा, पहले हम ग्लोब में देखते हैं फिर हम इस मैप पे जाएंगे। यहाँ की जो अभी तट पौने हैं जो इस तरीके से बह रही थी, जिसे आप दक्षिण पूर्वी पौने भी कह सकते हैं, यही दक्षिण पूर्वी पौने या फिर अभी तट पौने जो है इसके दिशा में परिवर्तन होगा और वो तीव्र गति से होगा, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। कैसे? क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो चुका है। इसके तुलनात्मक जब हम उत्तरी गोलार्ध में गए तो भारत के उत्तर विशाल मैदान में लो प्रेशर वाला एरिया है, तो इस लो प्रेशर वाले एरिया की ओर हाई प्रेशर से पौने आकर्षित होगी। और ये कौन सी है? ये अभी तट पौने जब आकर्षित होगी तो इस विषुवत वृत्त को पार करेगी और विषुवत वृत्त को पार करते वक्त यहाँ पर इसे कोरियोलिस बल के प्रभावाधीन अपने दिशा में परिवर्तन करना होगा, जिसकी वजह से अब ये जो दक्षिण पूर्व जो है वो दक्षिण पश्चिम हो जाएगी, ये भी आप जानते हो। और यही दक्षिण पश्चिम, यहां आप समझेंगे, यही जो दक्षिण पश्चिम है जिसे आप दक्षिण पश्चिम मॉनसून के नाम पर जानते हो ग्रीष्म काल में, ये देखिए ये इस तरीके से हो गया। बताने का तात्पर्य यह है कि ये जो हाई प्रेशर एरिया यहां बना था, माफ करिए, यहां जो लो प्रेशर एरिया बना था जहां से तिब्बत वाले पठारी क्षेत्र से उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम आई और हिंद महासागर के दक्षिणी क्षेत्र में जहां पे पहले से ही हाई प्रेशर बना था वहां पे और प्रेशर को बढ़ा दिया, प्रेशर ग्रेडियंट यहां पे क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से अभी तट पौने जो थी उसकी दिशा में और तीव्रता आ गई और वो विषुवत रेखा को पार कर अति तीव्र गति से कहां बढ़ गई? तो भारतीय उपमहाद्वीप की ओर बढ़ गई, कुछ इस तरीके से। और ये जब भारतीय उपमहाद्वीप में, चाहे बंगाल की खाड़ी से लीजिए, अरब सागर की शाखा से लीजिए, इसकी गति में हमें तीव्रता दिखाई दे रही है, इसकी गति में हमें तीव्रता दिखाई दे रही है। बस यही परिणाम आपको समझना था कि उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम का क्या प्रभाव पड़ता है दक्षिण पश्चिम भारतीय मानसून में, तो उसकी गति को तीव्र कर देता है, या फिर आप कहोगे तीव्रीकरण हो जाता है। किसका? दक्षिण पश्चिम मानसून का। और इसलिए यह अत्यधिक तेजी से बंगाल की खाड़ी की शाखा से लीजिए आर्द्र पवनों को, या अरब सागर की शाखा से आर्द्र पवनों को लीजिए, अत्यंत ही तीव्र गति से ये भारतीय उपमहाद्वीप में आएगा और उसके बाद परिणाम स्वरूप आप सभी जानते हैं कि ये वर्षण करेगा। तो ये था उष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम का प्रभाव भारतीय मानसून में, जिसे आप एक शब्द में कह सकते हो, वह है कि भारतीय मानसून या फिर दक्षिण पश्चिम मानसून का तीव्रीकरण करना। तो अगर आप एक दिवसीय परीक्षा में बैठ रहे हो जहां पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं और स्टेटमेंट वाले अगर क्वेश्चन आते हैं और वहां पर अगर ऐसा लिखा रहता है कि उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम के निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव भारतीय मानसून में पड़ता है, और एक स्टेटमेंट यदि वहां पे पाया जाता है कि वह दक्षिण पश्चिम मानसून को तीव्रीकरण कर देता है, तो उसका उत्तर सही होगा। और यदि आप मुख्य परीक्षा के विद्यार्थी हो तो आपको इसकी पूर्णतः प्रक्रिया को लिखनी होगी कि किस तरीके से ये कार्य करता है। तो यह था उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम का दक्षिण पश्चिम भारतीय मानसून में प्रभाव। और ऐसे वीडियो लेक्चर्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए आप सभी को हैव अ नाइस डे।